बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है। और वो वाले ग्रुप जो अफगानिस्तान और इंडिया में ऑपरेट कर मतलब वहाँ पे टेरर करते हैं, टेररिज्म करते हैं, लेकिन उसका ऑपरेशनल जो ग्राउंड है दैट इज पाकिस्तान, उस हवाले से उन्होंने बात की, कुछ चीज़ों की उन्होंने तारीफ भी की, एक्नॉलेज किया है। इसके साथ साथ दूसरा एक चीज़ है हमारे पास, इल्हान उमर साहिबा जो अमेरिकन है, उन्होंने एक बिल पेश किया था जो पास हुआ है इस्लामोफोबिया के हवाले से। क्या है मतलब एक मतलब दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक इसीलिए है कि पाकिस्तान में भी इस हवाले से बड़ी सारी बात होती है, लेकिन एट द अदर साइड जो है हम फिर इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप देखते हैं उसको एक सपोर्ट भी मिलता है और उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में, चूंकि अब कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सारी चीजें करें। उन्होंने मसूद अजहर वगैरह सबके नाम लिए हुए हैं। खैर चीजें बहुत सारी हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन में मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त रोहित शर्मा साहब जो है, इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं और इनके शो का नाम भी है, इन्होंने वो नाम लिखा भी है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई, आपने ज्वाइन किया। और स्टार्ट लूंगा मैं उस बिल के हवाले से। गालिबन आपने शो भी किया था, आप मुझे बता रहे थे, मैं नहीं देख सका हूं, लेकिन जो मैंने इस बिल के हवाले से पढ़ा तो बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ चीजों में उन्होंने एफएटीएफ के हवाले से कुछ चीजों की तारीफ की पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने उसमें प्रोग्रेस किया है। लेकिन दूसरी साइड पे जो इंडिया में या फिर कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप के हवाले से इंडिया भी बात करता है, जिसमें जैश है, जेम है और इस तरह की और ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि शायद उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। क्या समझ रहे हैं कि इसका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और इंडिया को एक हम ये कह सकते हैं कि यार वो शायद दोस्ती भी है, और या शायद इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पेश किया गया अमेरिका में? देखिए, नहीं, ये वही कंट्री है अमेरिका जो कि आज से अगर हम 20 साल पहले बोलते थे कि पाकिस्तान से टेरर आता है तो वो बोलते थे कि प्रूफ लाओ। हम तो हर बार प्रूफ ही देते रहे और वहां से प्रूफ कोई एक्सेप्ट नहीं हुए। जब अमेरिका ने खुद टेररिज्म को झेला, और हम लोग शुरुआत से बोलते आ रहे थे कि देखिए, आप डिस्टेंस पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि टेरर आपको परेशान नहीं करेगा या आपके अटैक नहीं कर सकता। जब उन्होंने खुद झेला 11 सितंबर जैसा अटैक हुआ उनके पास, और उसके बाद वो सीरियस हो गए, रियली सीरियस। फिर उसके बाद उन्होंने इस टेरर को अफगानिस्तान में झेला, उन्होंने इस टेरर को इराक में झेला। तो दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट इट नाउ। उनको ये लगता है कि ये टेरर कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। इसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का आपने अभी हवाला दिया, उसी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि इंडियन एजेंसीज ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उनके टाइमली टिप ऑफ से हमने टेररिस्ट की मूवमेंट हम रोक पाए हैं, आतंकियों की मूवमेंट। और ये भी कि वो ट्रैवल करके किसी और कंट्री में जाके अटैक करते, उससे पहले हम लोगों ने या तो उसको रोक दिया है या बंद कर दिया है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि आईएसआईएस के कुछ जो ऑपरेटिव्स हैं या आतंकी हैं वो अब इराक में हैं, उसमें से कुछ इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, उस पर भी इंडिया की एनआईए ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। देन ये भी बोला कि अजहर मसूद, साजिद मीर ये खुलेआम घूम रहे हैं, और कुछ ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी, कुछ यूएस डेजिग्नेटेड आतंकी हाफिज जिनको सईद का नाम लिया गया है कि उनको जेल में डाला गया है, मतलब उनका भी नाम है इस ग्रुप इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में यह भी बोला कि कुछ ऐसे आतंकी जो कि यूएन और यूएस के डेजिग्नेटेड आतंकी हैं, वो भी आराम से घूम रहे हैं, हकानी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो नोन फैक्ट्स है, उन्होंने नोन फैक्ट्स पे बात की, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे उन्होंने नहीं बात की है। साफ साफ ये दिखता है कि अमेरिका इज वेरी सीरियस अबाउट टेररिज्म नाउ, और इतना सीरियस होने का रीजन सिर्फ एक है कि उनके वो खुद अब एक विक्टिम है और उनके ऊपर हमले की कोशिश होती रहती है टाइम टू टाइम। हम
अब वो बड़े हमले तो हो नहीं सकते, तो ऐसे ही हमले होते हमें दिख रहे हैं। जैसे कि वो फ्रांस का हुआ, जाकर के एक आदमी की गर्दन काट दी एक टीचर की, और लिवरपूल में हो रहा है, या बोस्टन में मैराथन में, ये सारी चीजें, ये आतंकी हमले। अब एक आदमी रेडिकलाइज होकर के, उसको रेडिकलाइज करने के पीछे कितना बड़ा एक नेटवर्क है, एवरीबॉडी नोज। एक आदमी रेडिकलाइज करके उसको आप जाकर के चाकू से मार दे, तो इससे तो कुछ वो होने वाला नहीं है ना। तो आतंकी इससे कोई फायदा उठा सकते हैं। बस इस एक आदमी चाकू से 2-3 को मारे, 2-3 में से मरे एक, या 1 2 3, मैं कहता हूं तीनों मर गए, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं होना है। उससे इंपैक्ट क्या होता है? उससे इंपैक्ट ये होता है कि जिस आतंकी संगठन ने ये काम करवाया है उसके पास फंडिंग आ जाती है, उसको पब्लिसिटी मिलती है, फंडिंग आ जाती है, और वो जो आतंकी आला हैं और उनके जो हाई कमांड बैठे हैं या उनके जो मुहाफिज बैठे हैं, वो अपने स्विट्जरलैंड में प्लॉट खरीद लेते हैं, फार्म हाउसेस खरीद लेते हैं, और अमेरिका में बिजनेसेस खरीद लेते हैं। ये टेरर इज एन इंडस्ट्री ना, और उस इंडस्ट्री को बखूबी चलाया जा रहा है। अच्छा रोहित, एक चीज मतलब इन्होंने एक्नॉलेज किया, एफएटीएफ के जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से इन्होंने कहा कि 2020 में इसके ऊपर काफी प्रोग्रेस हुई है और पाकिस्तान पॉजिटिव साइड पे प्रोग्रेस कर रहा है। तो एफएटीएफ की भी तो शराइत वही है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, टेरर फंडिंग को रोकना, अपनी सरजमीन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना, यानी मिलिटेंट ग्रुप्स को पालना, इस तरह की चीजें हैं। तो इट्स मीन कि मतलब सेम टाइम दोनों चीजें अमेरिका कह रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर एंथोनी ब्लिंकन साहब की डिपार्टमेंट की तरफ से, जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि एक तरफ तो ये है कि मतलब प्रोग्रेस हुआ है, सेकंड मतलब दूसरे साइड पे ये वाला। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है या मतलब वो जेन्युइनली ये कहे कि नहीं यार हमें मतलब ये चाहिए भैया, हमें बिल्कुल ये जीरो पे चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि यार अजहर मसूद हो या साजिद मीर हो या XYZ कोई भी हो, वो यहाँ पे फिरता रहे और आप उनको मतलब पकड़े ना। देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो कि एफएटीएफ भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, लेकिन जैसे कि एक टेरर इस समय, आतंक इस समय एक इंडस्ट्री के तौर पे उभरा है, और साथ में एक ग्लोबल पीस के लिए आतंक एक प्रॉब्लम बन के उभरा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है जो कि इस आतंक का, मैं इसको अगर पाकिस्तानी आतंक बोलूं तो गलत शायद नहीं होगा, क्योंकि ये जिहादाइजेशन, इसका पूरा पूरा बेसिस कहां है, इसकी जेनेसिस कहां है, इसका ओरिजिन कहां है। अब वहां से वो रावलपिंडी की वो गलियां जहां ओसामा बिन लादेन बैठ करके अलकायदा बनाया करते थे, वो वहीं से शुरू होता है। और कोई और कंट्री इसमें मुलव्वज हो या कोई किसी और कंट्री के ऊपर आज तक किसी ने आरोप, इंडिया नहीं लगाया हो भाई, इंडिया ने, अमेरिका ने लगाया हो कि इधर से टेरर एक्सपोर्ट होता है। तो वो मैं ऐसा किसी कंट्री को जानता नहीं हूं। ये आतंक जो है, दिस हैज लेड टू इस्लामोफोबिया। हाउ एंड व्हाई? क्योंकि इनके मैनुअल्स में, इनके ब्रोशर्स में ये लिखा हुआ था कि आप स्लीपर सेल बने, जाकर के आप एक नई कॉलोनी में रहें जहां पर कोई किसी को नहीं जानता है, मकान ले, आराम से पढ़ें, वहां पे एजुकेशन के लिए आप कहीं पे कोर्स में एडमिशन ले ले, पढ़ते रहें। जिस दिन आपको एक्टिवेट किया जाए उस दिन एक्टिवेट होकर के आप जाके हमला कर दें। नाउ इसने क्या किया कि जितनी भी कॉलोनीज है इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दूसरे रेस्ट ऑफ एशिया में, वो इंडोनेशिया का बाली हो जहां पे जेमा इस्लामिया था, या अबू सयाफ रेबल जहां पे जो फिलीपींस में था, हर जगह हर एक वो मुसलमान लड़का जो कि अलग रह रहा है, किराए पे रह रहा है, वो शक के निशाने पे ले आए। तो इस्लामोफोबिया का जन्मदाता, यानी कि इस्लामोफोबिया को स्टार्ट करने वाला कौन हुआ? पाकिस्तान हुआ। ये पाकिस्तान की सरजमी से ये काम हुआ, जो मैनुअल्स बने, ये पाकिस्तान को पहले समझ में आना चाहिए था कि ये मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। आज हम इसको स्टार्ट तो कर रहे हैं, ये जाएगा कहां? तो ये बात रित, एक चीज और भी है। मतलब हमें अगर हम ये कहें, मतलब अगर 9/11 हमलों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से जितने भी लोग थे वो बिलोंग करते थे सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला नहीं किया अमेरिका ने, बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ।
मैं ये कह रहा हूं कि या तो मतलब अगर मैं ये एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एज ए लेमैन मैं कहता हूं, मैं एज ए सिटीजन भी नहीं बात करता, एज ए ह्यूमन बात करता हूं। टेरर सबका मसला है, बट द थिंग इज कि इनोसेंट लोग तो हर जगह मरे हैं, पाकिस्तान में भी मरे हैं, अफगानिस्तान में भी मरे, इराक में भी मारे गए। इराक में किसने मारे? मतलब जो 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे, क्या वो पाकिस्तान से लोग गए थे? वो तो उन्होंने कहा कि जी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है यहां पर। अमेरिका ने ये किया, टोनी ब्लेयर साहब और बुश जूनियर जो है वो मिलकर उन्होंने कहा जी है यहां पर, यहाँ पे एटम बम छुपा हुआ है। यहां तक कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने फांसी लगा दी। बट नोबडी आस्क्ड देम, क्यों? वो क्या इंसान नहीं थे जो मतलब 1 मिलियन से ज्यादा आपने इतनी बमबारी की? सर बात यह कि अगर मैं एज ए ह्यूमन बात करूं ना, एज ए पाकिस्तानी बात करूं ना, एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हमारा काम इंसानों को मारना नहीं है, उन इंसानों को हम मारेंगे, टारगेट करेंगे जो दूसरों को मारते हैं, तो फिर तो सर मैं कहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मतलब जिस तरह कहते हैं जो मेरी फील्ड है मैं उसमें आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर मुझे ये चीज नजर आती है कि इराक में कोई और पॉलिसी है, अफगानिस्तान में कोई और पॉलिसी है, पाकिस्तान में कोई और पॉलिसी है, लीबिया में कुछ और पॉलिसी है, बाकी दुनिया में कुछ और पॉलिसी है, तो मेरा नहीं ख्याल। और हां, सेकंड, आपने सीरिया के अंदर 2015 में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि आपने अपनी गन्स को टेस्ट करने के लिए इंसानों के ऊपर आपने गन्स की रेंज टेस्ट की है। इज इट पॉसिबल इन यूरोप? आप किसी कुत्ते को मार सकते हैं वहां पर जो आपने सीरिया के अंदर किया? सर अगर ये चीज, अब मैं कहता हूं कि हां ठीक है लोग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने, किसी इनोसेंट आदमी को मारना, उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो, नहीं है अलाउ। मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन में नहीं अलाउ, इंक्लूडिंग इस्लाम, कि वो किसी इनोसेंट को आप मार सकते हैं। आपको कोई ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं। बट द थिंग इज, जब आप पॉलिसी देखते हैं आपके पास, जब आप रेडिकलाइजेशन को मैं कहता हूं खुद भी सपोर्ट करते हैं, इराकियों को आपने मारा, मतलब वहां तो 1992 में पाकिस्तान नहीं था, सऊदी अरेबिया और उनकी लड़ाई थी, आप बीच में कूद गए और आपने कहा गल्फ वॉर शुरू हो गई। सर ये वाली पॉलिसीज हम कभी ये बात ओपनली सर नहीं करते। रोहित भाई, मैं और आप तो चले जर्नलिस्ट हैं, हम आम लोगों में आते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं उन्होंने आज तक इसके ऊपर कोई एक दफा, आपने किसी भी लीडर से, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं एमबीएस की बात करता हूं, मैं शेख राशिद अल मखदूम साहब की बात करता हूं, मैं इमरान खान साहब की बात करता हूं, मैं सबकी, मुस्लिम लीडर्स ओआईसी की कॉन्फ्रेंस अब चल रही है इस्लामाबाद में, किसी ने भी तो बात नहीं की कि यार अमेरिका से कहा कि सर आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इंसान तो इंसान है। राइट, देखिए एक चीज के इन्होंने इराक में क्या किया, मैं भी कोई इस चीज का हिमायती तो नहीं हूं कि ये इराक पे ऐसे अटैक होता, राइट, और ना इंडिया उस समय हिमायती था, आज भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इंडिया ने तो बल्कि जो दोस्ती रही है सद्दाम हुसैन के साथ, हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती थी। दोस्ती के साथ साथ वहां से जो एक प्लेन आ रहे थे सद्दाम हुसैन पर अटैक करने के लिए, हमारे पास रिफ्यूलिंग उनके डिनाई कर दी गई। साथ में हम लोगों ने सद्दाम हुसैन को फूड फॉर ऑयल में उसको सामान दिया, सद्दाम हुसैन को दवाइयां दी, ठीक है, बिल्कुल वो बात अलग। इंडिया ने किया ना हमने किया, तो लेकिन अगर कुछ हिमायत है आज बोलने से, मुस्लिम लीडर्स भी रिस्पॉन्सिबल है सर। मैं मतलब जिस तरह एमबीएस बाकी जगहों पे बड़े ताकतवर किस्म के लीडर है ना, चले पाकिस्तान के पास तो वो ताकत नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास तो वो ताकत है अमेरिका के साथ बात करने की। मैं कहता हूं कि हम लोग खुद भी नहीं कर रहे होते ना। मैंने कहा कि हम इंसानियत पे नहीं जाते, हम ये कि अगर अमेरिका ताकतवर है उसके लिए कुछ भी अलाव है, अगर कोई दूसरा कमजोर मुल्क है तो उसको कुछ भी अलाव नहीं है। मतलब ये एक, मुझे ये जो डिसबैलेंस है ना, ये ज्यादा परेशान करता है। एक चीज के अगर इसको प्रॉब्लम थी, अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि सद्दाम हुसैन पे ऐसे गलत हो रहा है, तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेजनी चाहिए थी ना। अब चीखने से कोई फायदा नहीं है, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है, राइट। एंड हमें तो कई बार धमकी दे चुके हैं। पहले बोले ना अब बोले रोहित भाई, मैंने कहा ना पहले बोले ना अब बोले। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं बोल रहे ना, पहले क्या बोलते, और अब आर्मी भेजना तो दूर की बात है, कहां भेजते हैं अगर वो बात ही नहीं कर रहे हैं तो। मैं कह रहा हूं एज ए लेमैन में बात कर रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं इस बात। अच्छा, पाकिस्तान अपने आप को बताता है, पाकिस्तान अपने आप को बताता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो यूज करते ना यार, अमेरिका पे कर लेते, हमें तो हर तीसरे दिन धमकी दे देते हैं आपके इमरान खान और वो शेख राशिद। और शेख राशिद तो ये भी बोलते हैं कि इमरान खान की शादी पे फोड़ने के लिए थोड़ी बनाए हैं। अरे तो फिर शादी पे फोड़ने के लिए बनाए तो कब यूज करोगे उसे, कर तो लेते। अबे अमेरिका पे कर लेते भाई, हमने थोड़ी मना किया था।
देन नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक चीज ये कि ये साहब ने आपने एक पॉइंट बोला कि हम भी विक्टिम हैं। देखिए, मेरे अगर 10 बच्चे हैं और मैं बच्चों को सिर्फ ये सिखाऊं कि आप सुबह सुबह उठिए और पड़ोसी के घर पे जाके पत्थर फेंकिए, और एक दिन वो मेरे ऊपर ही पत्थर फेंकना शुरू कर दे, तो मैं क्या विक्टिम कार्ड खेल सकता हूं? सिखाया मैंने भाई उन्हें ये, राइट? तो दैट इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। क्यों पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड? पाकिस्तान ने खुद ही तो सिखाया था ये काम, तो वो विक्टिम कार्ड खेलने वाला कौन होता है और कैसे खेल सकता है? तो मैं ये सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि भाई इट इज समथिंग, जिस एक जिन है जो कि बॉटल से आपने बाहर निकाल दिया, अब वो बाहर आकर के वो अपनी चला रहा है, अब वो आपकी नहीं सुन रहा है, अब आप उसकी सुनिए। एब्सोल्युटली राइट। आतंक ये चीज बन चुका है। ये रोहित भाई आपकी बात बिल्कुल 100% इसलिए सही है कि क्योंकि हमने अभी टीएलपी के मामले में ये चीज देखी। इससे पहले हमारे जो मतलब जो रिलीजन कार्ड खेलने वाली तंजीमें हैं वो ये प्रेशर डालते रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को बहुत बड़े स्केल पे ब्लैकमेल किया और वो अपने मुतालिबात उन्होंने मनवाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वजह से भी शायद दुनिया हमें शक की नहीं, यकीन से वो कहती कि नहीं ये चीज है यहाँ पर। पहले शक करती थी, अब यकीन से कहती। आखिरी पॉइंट सर, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो अमेरिका में बिल पेश हुआ, पास हुआ, उसके हवाले से, यानी उसके अंदर इल्हान उमर सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि उसके साथ उसकी कोलीग जीविश खातून भी उसमें उसके साथ शामिल है। कैसा देखते हैं? उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान गलत करता है, उसका ताल्लुक मुसलमानों से है, तो कहते हैं कि उसकी वजह से फिर सारे 1.5 अरब मुसलमानों को टारगेट करना ये सही नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर अमेरिका जैसी सोसाइटी में ये बात उठ रही है तो हौसला अफजा इसलिए मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि जो गुनाहगार है उसको आप छोड़ दें, बिल्कुल रगड़ा दें उनको, खत्म कर दें उनको, क्योंकि वो मतलब वो सिर्फ आपके दुश्मन नहीं है भाई, हमारे भी दुश्मन है, वो तो हमें भी नहीं छोड़ते, हमें भी मारेंगे। अगर आपको मारते ये नहीं है कि वो हमें छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम उनकी तरह कुछ नहीं करेंगे तो कहेंगे भाई आप तो मतलब आपको जिंदगी जीने का हक ही नहीं, कहते इसको भी मार दो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर आपका टेक चाहूंगा। देखिए, ये बात तो उन्होंने भी बोली, करीब 30 अमेरिकन लॉ मेकर्स थे जो ये बिल लेके आए। ये बात तो उन्होंने भी बोली कि देखो वर्ल्ड वाइड इस्लामोफोबिया का एक वो चल रहा है, एक मतलब जिसे बोलते हैं कि आप बोलिए ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा है इस्लामोफोबिया का, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। और यूएस पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया। देखिए सीधी सी बात है, अप्रूव भी कर दिया। अब बिल क्या करेगा, वो एक स्पेशल एनवॉय बनाएगा जो मॉनिटरिंग और कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया ये काम करेगा, ठीक है? तो ये बात तो सराहनीय है और ये बात तो मतलब हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि अमेरिका एक कंट्री अगर इस पर स्टेप उठा रहा है। इस्लामोफोबिया अगर ये बिल पास हुआ है तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया ना कि इस्लामोफोबिया है, अमेरिका हैज एक्सेप्टेड इट, राइट? यस। अगर इस्लामोफोबिया नहीं होता तो बिल ही नहीं पास होता। नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट कि इस्लामोफोबिया है और उन्होंने शुरू किया है काम। तो इट्स ये सहारा ये काम हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस्लाम को जो इस्लाम का एक गलत प्रोजेक्शन हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, ये करीब 30-40 साल से हो रहा है। तो इस प्रोजेक्शन पे आपको पाकिस्तान हैज टू एक्ट। फर्स्ट थिंग पाकिस्तान हैज टू एक्ट, बिकॉज वो आयतें जो ओसामा बिन लादेन बताता है या वो आयतें जो दूसरे बताते हैं, हाफिज सईद बताता है या कोई और अजहर मसूद बताता है, वो टीटीपी आयतें बताता है सर, उसका आईएस वाले बताते हैं, आईएस बताता है, टीटीपी बताता है और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब वो आयतों का जी प्लीज, वो आयतों का जो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसका गलत मीनिंग जो बताया जा रहा है, इस पर अगर पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ लगा के उन्हें अरेस्ट कर ले तो गारंटी से पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और आपकी इकोनॉमी सडनली वाइब्रेंट हो जाएगी। क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ किसी और पे ही यूज हो रहा है। आप जो आदमी कुरान का जो बेचारे मतलब उनके खिलाफ यूज हो रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है, वो उसके विक्टिम बन रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं जिनके ऊपर लगना चाहिए वो मतलब दंदनाते फिर रहे। कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन बताना भी तो ब्लास्फेमी में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। और सब मानते हैं, सब मान रहे हैं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं टेररिस्ट।
तो उसके खिलाफ बिल्कुल। ब्लास्फेमी लॉ क्यों नहीं लग रहा है? लगना नहीं, चाहिए आपकी और बात पाकिस्तान विल बिल्कुल बी अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। जबरदस्त बात की रोहित भाई आपने, और पाकिस्तान को बिल्कुल पहल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि अभी जिस तरह ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, तो यहां पर इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए कि अगर 57 या 58 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हुए हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनको बताया जाए कि सर हम भी खड़े होते हैं, आप भी खड़े हो जाए, क्योंकि ये हम सबका मुश्तरका मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। हमारे हक में कोई चीज इस्तेमाल हो रही है या हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दोनों सूरतों में उसका नुकसान सोसाइटी को हो रहा है। रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।